ओके, सो कल हमने मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक टेबल नहीं बनाया। सो आप लोगों ने किया होमवर्क? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, अगर जिन बच्चों ने किया है प्लीज शो मी योर होमवर्क और टेबुलर फॉर्म थ्रू वीडियो कॉल। जस्ट आपको आपका बैक कैमरा ऑन करना है और आपके पेजेस एंड नोट्स शो करने हैं। जस्ट आई विल इट विल बी क्लियर फॉर मी कि आप लोगों ने सच में किया है। ओके, सानिका इज शोइंग मी, उसने किया है। श्रेया ऑल्सो। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले से लिखा हुआ है? आपने तो ऑलरेडी किया होगा बाकी बच्चों ने, क्योंकि हमने ऑफलाइन वे में इसे ऑलरेडी किया है। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? ओके, I can only see two people. What about other students? Okay, Chetan. Okay, Chetan also. जो बच्चों के पास कैमरा अभी एक्सेसिबल नहीं है, ओके, रुचिर ऑल्सो। जिनका एक्सेसिबल नहीं है, इमीडिएटली सेंड योर फोटोज टू द ग्रुप। सो 4 स्टूडेंट्स का आई कैन सी, आई एम एबल टू सी 4 स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? Because if you won't show, then it won't be possible for me to understand कि आप लोग पक्का होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ओके, ऑल राइट। सानिका, श्रेया, रुचिर एंड चेतन, आप लोगों का मैंने देखा बिकॉज ऑलरेडी मैंने आप लोगों का पर्सनली भी चेक किया है, सो आई नो कि आप लोगों ने लिखा है। ओके, नम्रता, सेंड योर फोटो सो दैट आई विल अंडरस्टैंड आपने फोटो भेजा। ओके, समीक्षा, यू आर ट्राइंग टू शो। ओके, आई कैन सी योर्स टू। सिद्दिक, केतकी, सिमरन, व्हाट अबाउट यू? मोहसिन एंड मैत्री? मैम मैंने ऑफलाइन क्लासेस में दिखाया था, फिर से दिखाना है? हाँ, अगर आपके पास अभी नहीं है देन शो मी द पिक्चर्स। आप पिक्चर सेंड कर सकते हो इन द ग्रुप ऑल्सो। आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोग सबने किया है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। बेसिकली क्यों दिया है मैंने, ताकि अब टाइम आ गया है बार बार एक ही चीजें रिवाइज करने का। रिवाइज क्यों करना है? ताकि आपको ये चीजें याद रहे। अगर आपको याद रहेगा तो आप ही के लिए कन्वीनियंट होगा, क्योंकि 11th जब करके निकलेंगे, फेब इज द लास्ट टाइम जब आप एक्चुअली 11th का कुछ पढ़ोगे। और आप लोगों का ऑफलाइन में ऑलरेडी ये चैप्टर्स हो चुके हैं, सो इट्स ओनली आप लोगों के लिए काइंड ऑफ रिविजन ही हो रहा है। कुछ पॉइंट्स जो रह गए होंगे, जिन बच्चों का मिस हो गया होगा या फिर एब्सेंट हो गए उस टाइम पे, तो दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी कि आप वापस से सेम पॉइंट्स रिवाइज करो। और जो पुराने क्वेश्चंस थे या होमवर्क्स थे जिसमें कि आप फेमिलियर नहीं हो, उसे आप वापस से पढ़ने की कोशिश करो। दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी। तो बहुत लकी है कि बॉटनी एक ही साल में वापस से 2 बार रिपीट हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर हो गया इसलिए। अदरवाइज डायरेक्टली फिर बॉटनी 12th के एंड में रिवाइज होती है 11th वाली। तो अगर आपको मौका मिल रहा है देन यूज द चांस। तो फेब के बाद मार्च में तो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मार्च में 12th स्टार्ट करना होगा इमीडिएटली आफ्टर योर एग्जाम्स। और 12th स्टार्ट करने से पहले अगर आप 11th का सब कुछ क्लियर करके नहीं निकले, तो आपको 12th के कुछ टॉपिक्स हैं, कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं, वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। एंड आपके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा इतने सारे चीजों को वापस से एक साल के अंदर अंदर समझना, बिकॉज 12th में आपके पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइम नहीं। करंट बैच को ही आप लोग देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि हाउ दे आर जम्बल्ड अप नाउ। ओके, सो वैसा आपको आपके साथ नहीं होना चाहिए। सो ऑर्गेनाइज्ड और अभी पूरा का पूरा पढ़ के ही खत्म करके ही निकलना है। तो रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दो। चलो, आज हमें अब तक हमने मिनरल्स के लिस्ट देखे, कुछ नंबर्स, कुछ नेम, कि एग्जैक्टली कितने और क्या क्या किस कैटेगरी में आते हैं। देन दूसरी चीज मैं हमने ये देखी कि उनके बेसिक फंक्शंस क्या क्या है, विच आर द फंक्शंस जो कि परफॉर्म करते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा हमने कुछ उनकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मींस उनकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, वो चीजें देखी।
देन ओवरऑल वो एलिमेंट को वाया वाटर में मिक्स कर डिसॉल्व करके रूट कैसे एब्जॉर्ब करता है, वो पाथवे और उसका मैकेनिज्म आप लोगों ने देखा फेज 1 एंड फेज 2। एंड द फ्लक्स यानी मूवमेंट ऑफ आयंस, उसका डायरेक्शन इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, ये सारी चीजें देखी। अब मेटाबॉलिज्म के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म में भी सब कुछ नहीं, मेटाबॉलिज्म में मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में ही हमें समझना है कि एग्जैक्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग में होता क्या है। दिस पार्ट इज वेरी इजी, ये वाली चीज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? सबसे पहली चीज, ये वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, तो इसीलिए नाइट्रोजन की इतनी जरूरत है। और दूसरी चीज ये है कि नाइट्रोजन का गैसियस फॉर्म में अबंडेंस बहुत ज्यादा है। एज अ गैसियस कंपोनेंट नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मिलता है, बट एज अ नॉर्मल एलिमेंट मींस उसका उस नाइट्रोजन को बाइंड करके दूसरे हाइड्रोकार्बन या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ मॉलिक्यूलर फॉर्म में बहुत ही कम मिलता है। लिमिटिंग अवेलेबिलिटी है। लिमिटिंग अवेलेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये जितने भी एनिमल्स हैं उनका वेस्ट के साथ ये निकलता है। सो एनिमल वेस्ट जितना भी है वो नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड होता है। नाइट्रोजन बेस्ड यानी अगर मैं लिस्ट निकालूं तो इट इज ईदर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यही तो 3 फॉर्मेट है। प्लस दूसरी चीज, आफ्टर डेथ ऑफ द एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर डेथ हो गया तो उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन यानी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डिकम्पोजिंग स्टार्ट कर देंगे, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा और उस डिकम्पोजिशन की वजह से कुछ मैटर जो है वो सेडिमेंट होता है इन द सॉइल। अब वो मैटर सॉइल में सेडिमेंट हुआ, वो चीजें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, तो वहां से जितना भी क्या बोलते हैं नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन बेस्ड मॉलिक्यूल है वो मिल पाता है। उससे उसके अलावा प्लांट्स के लिए बहुत मुश्किल है गैसियस फॉर्म में डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना। एंड क्योंकि उनको हमेशा फिक्स्ड फॉर्म में ही नाइट्रोजन प्लांट को मिल पाएगा, अवेलेबल हो पाएगा, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग के टाइम पे प्लांट्स का इमेंस कंपटीशन रहता है। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग इज इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन फिक्सिंग सिर्फ प्लांट ही नहीं करवाते, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी करवाते हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए? सबसे पहले बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ले लो। जितने भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है थ्रू मे बी डिकम्पोजिशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना, मे बी फ्रॉम दैट। कुछ इंडस्ट्रियल है, अगर इंडस्ट्रियल होने के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रिकल भी है। ओके, देन इसके बाद ये जो तीनों मिलकर ये क्या करवा रहे हैं? ये तीनों मिलकर नाइट्रोजन को फिक्स करवा रहे हैं इन द अर्थ। अब यानी ये अर्थ में अगर फिक्स होगा तो वो कहां पे जाएगा? टुवर्ड्स प्लांट। प्लांट तक जाने के बाद उसका डीनाइट्रिफिकेशन भी होना जरूरी है। सो नॉट ओनली फिक्सेशन, वापस से उसी को फिर से गैसियस कंपोनेंट में आगे एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करना जरूरी होता है। तो इसी पूरी चीज को आप क्या बोलोगे? दिस इज नथिंग बट द नाइट्रोजन साइकिल। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये सारी चीजें क्या एग्जैक्टली डिपिक्ट कर रही हैं कि कैसे सारे ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बट क्योंकि आप बॉटनिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हो, यहाँ पे प्लांट का रोल समझना जरूरी है कि कैसे वो एक तो नाइट्रोजन फिक्स भी कर रहे हैं, नाइट्रोजन यूटिलाइज भी कर रहे हैं, देन उनको कन्वर्ट भी कर रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म का मीनिंग ये हुआ कि सर्टेन नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड अपने फॉर्म को चेंज या रीअरेंज करेगा और बहुत सारे बायोकेमिकल पाथवे में इंटरफेयर करेगा, उन पाथवे में एक्ट करेगा। दैट इज द मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है, तो जो टॉपिक आप पढ़ोगे दैट इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिन्होंने अडेप्ट कर लिया है जहां पे भी सॉइल में नेचुरली नाइट्रोजन नहीं मिल पाता, फिक्स नाइट्रोजन नहीं है, प्लस उनकी रूट में भी कैपेसिटी नहीं है। वही वो प्लांट्स है जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल इज पिचर प्लांट और वीनस फ्लाई ट्रैप। दीज आर द एग्जाम्पल्स जो कि एनिमल यानी इंसेक्ट्स या वर्म्स कंज्यूम करते हैं टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। सो नाइट्रोजन इज सो इम्पोर्टेंट।
एंड ये भी देख लो उनकी अवेलेबिलिटी कितनी लिमिटिंग है. So basically nitrogen fixation means by definition is it is the process of conversion of nitrogen to ammonia. ठीक है. सो बेसिकली ये चीजें जो हो रही है नाइट्रोजन से अमोनिया में जो कन्वर्शन हो रहा है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नेचर में तो बहुत सारे तरीके हैं, कुछ बायोटिक कुछ अबायोटिक, दोनों तरीके मिलके नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं. बट वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जरूरी नहीं कि अमोनिया के फॉर्म में हो, कुछ नाइट्रेट्स भी बन जाते हैं. NO3 या फिर NO, इनके फॉर्म में भी नाइट्राइल या नाइट्रेट के फॉर्मेट्स पे बन जाते हैं, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड आप बोल सकते हैं, इनके फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. तो हमें राइट फॉर्म तक लेकर आना है क्योंकि यही अमोनिया होगा तो वो सेटल करेगा. अब ये सारी चीजें जब सेटल हो रही हैं, सब कुछ बन रहा है, तो प्लांट के केस में प्लांट के पास एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, यानी इनको फिक्स करने के लिए या तो उनके पास कोई चीज चाहिए, नहीं तो उनको सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ कंबाइन होना पड़ेगा. एज अ सिम्बायंट उन्हें माइक्रोब्स के साथ एसोसिएशन करना पड़ेगा. सर्टेन माइक्रोब्स जिसका हम एग्जाम्पल अगर ले तो जो प्लांट्स के साथ अफेक्ट करवाते हैं या उनके साथ कंबाइन होते हैं दैट इज राइजोबियम. अब राइजोबियम का काम क्या है? राइजोबियम का काम है ओवरऑल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट की हेल्प करना. तो अब राइजोबियम करते क्या है, वो रूट हेयर्स में जाके रूट हेयर्स के थ्रू अपना रास्ता निकालते हैं और प्लांट के रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं. अब जो प्लांट का रूट्स है इनके साथ राइजोबियम अटैच हो गया एंड उसने क्या बना लिया इन फ्यूचर, रूट नोड्यूल्स. रूट नोड्यूल्स बना. अब ये जो रूट नोड्यूल्स है इनमें सर्टेन एंजाइम रिलीज होता है. एनीवन नोज द नेम ऑफ एंजाइम? कुछ याद आ रहा हो तो, जो एक्चुअली फिक्सेशन में हेल्प करेंगे, उस एंजाइम का नाम याद आ रहा है? Okay, if not, then I am reminding you the enzyme is nitrogenase. अभी पिछली ही क्लास में हमने नाइट्रोजनेज के ऊपर डिस्कस किया है. Which molecule actually activate nitrogenase? ये याद है? कल ही की क्लास में पढ़ा है. Anyone would like to attempt? मैम फिर से क्वेश्चन रिपीट कर. Question is which molecule, which mineral activates nitrogenase enzyme? कल ही पढ़ा this enzyme. मोलिब्डेनम. Sorry. मोलिब्डेनम. Correct. Very good. Molybdenum. Molybdenum activates nitrogenase. Last class में ही पढ़ा. So अगर इतना याद नहीं हो रहा, इट्स अ वेरी डेंजरस कंडीशन. याद रहनी चाहिए एटलीस्ट कुछ फेमस जो हमारी सर्टेन रिएक्शंस है या जो चीजें पाथवेज, मेटाबॉलिक पाथवेज आप पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो ब्रीफ ही सही, उनके उनसे रिलेटेड मॉलिक्यूल्स को भी आप याद करो. अब इनका मेजर वर्क मैंने बता दिया कि ये एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं बाय दिस राइजोबियम. तो वो आप करेंगे क्या? इनका मेजर काम होता है टू ट्रैप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं. अब यही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या करवाता है, यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा, उन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को टेम्पररली वो होल्ड करेंगे ताकि वो कहीं ना जा पाए, और उसके बाद उसको हाइड्रोजन के साथ बाइंड करवा देंगे और क्या मिल गया आपको? अमोनिया. यही मेन जो वर्क है, बिकॉज इट इज डन बाय द बैक्टीरिया प्लस एसोसिएशन किसका था? प्लांट का एसोसिएशन है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है. तो क्या बोलोगे इसको? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन.
ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगर पूछे कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, सो नाइट्रोजनेस। कौन सिक्रीट करवा रहा है, किसमें प्रेजेंट है, इन द राइजोबियम। और कहाँ किसका साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, विद द प्लांट रूट्स। एग्जाम्पल अगर दे, सिचुएशन का एग्जाम्पल, कौन कौन से प्लांट, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है उनका आप एग्जाम्पल्स ले लो, तो सारे लेग्यूम्स सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा रहे हैं, सबसे पहली चीज। सो ये हो गया रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला आपको पाथवे क्या दिखता है कि N2 का NH3 में कन्वर्शन। अब इसके बाद, यानी इसके बाद NH3 जो है अमोनिया बनने के बाद इनका दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन हो जाता है। यानी ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो सर्टेन अमोनिया को, यानी सॉइल में अगर नेचुरली भी अमोनिया प्रेजेंट होता है तो उस अमोनिया को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना जानते हैं, यानी नाइट्रेट के फॉर्म में ऑक्सीडाइज करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइज करवा के उसका फॉर्मेट चेंज करवा रहे हैं। सो देर आर सर्टेन बैक्टीरियाज ऑल्सो। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नाइट्रीफिकेशन। सो पहला हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन रिमाइंड यू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्जन इनटू अमोनिया, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आपको पढ़नी है दैट इज नाइट्रीफिकेशन। नाइट्रीफिकेशन मतलब कि अमोनिया से नाइट्रेट का बनना, समथिंग लाइक दिस। तो अगर अमोनिया से नाइट्रेट आपको बन रहा है तो यहाँ पे भी किसका इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट हो। वो क्या कराएंगे, ऑक्सीडाइज कराएंगे। ऑक्सीडाइज करवाएंगे यानी हाइड्रोजन को हटा के वहां पे नाइट्रोजन अटैचमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं ले लूं, सो एग्जाम्पल इज नाइट्रोजोमोनास या फिर नाइट्रोबैक्टर बोल सकते हो। एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि उनका बेसिकली क्या क्या काम होगा। या फिर नाइट्रोकोकस। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो कि इनको कन्वर्ट करवाते हैं। सो अब इनका जो ये सारा कन्वर्शन है ये कहाँ पे हो रहा है, ये किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है, ये नेचुरली सॉइल में हो रहा है। यानी सॉइल में अगर अमोनिया प्रेजेंट होता है तो उनका नाइट्रीफिकेशन भी लगे हाथ शुरू हो जाता है। सो बेसिकली ये जो नाइट्रेट है ये डायरेक्टली, ये आयनिक फॉर्म में होगा, सो इट विल बी डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट। व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो या तो वो पहला कंडीशन ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग करवाएगा किसी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, तो वहां पे बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट करवा रहा है, देन वो अमोनिया आगे यूज होगा इन प्लांट। या तो यहाँ पे प्लांट नाइट्रेट फॉर्म में एब्सॉर्ब करते हैं, आयनिक फॉर्म में वाटर के साथ सोल्यूबलाइज करके। वो क्यों करवाते हैं, क्योंकि सॉइल में नेचुरली अकरिंग कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस अमोनिया को, अमोनिया यानी कुछ एनिमल वेस्ट का अमोनिया होगा या फिर किसी एनिमल या प्लांट की डेथ की वजह से वहां पे रिसाइकलिंग हो रही होगी, डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, उसकी वजह से अमोनिया मिला होगा। तो बैक्टीरिया उसको यूज करता है, ऑक्सीडाइज करवाता है और नाइट्रेट में कन्वर्ट करवाता है। दिस फॉर्मेट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड वो आयनिक मूवमेंट करवा पाते हैं, दैट्स व्हाई ये डायरेक्टली प्लांट से एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। देन अभी दो चीजें पढ़ ली, ध्यान रखना नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दोनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी। इसके अलावा जब हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं तो यानी उस नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करना होता है, वो साइकिल मेंटेन रहेगा। तो अगर वो करना होगा तो उसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन, अभी इनका एग्जाम्पल, इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं, सो स्यूडोमोनास मींस डन बाय स्यूडोमोनास और बैसिलस थायोबैसिलस पकड़ लो। These are the certain examples जो कि डीनाइट्रिफिकेशन कराते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, याद आया कुछ? यस मैम, वो ऑयल स्पिल्स क्लियर करते। हाँ कह सकते हो, करते हैं वो। ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब
कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में है, कुछ मैंने आपको दिए एग्जाम्पल्स, 4-5 एग्जाम्पल शायद मैंने आपको दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी में भी है। प्लीज एवरीवन कीप इन माइंड कि एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल्स आपको रीड करने हैं और पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि एनसीईआरटी में अगर 50 एग्जाम्पल्स भी है तो फिर वो 50 के 50 इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल में होता तो मैं आपको बोल देती कि इतने इतने ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़ना है। बट आपके आई थिंक पूरे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में मिनरल्स तो पढ़ने ही है आपको, 13 to 15 मिनरल्स आपको ध्यान रखना ही है। जो बैक्टीरियाज या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रीफाइंग या डीनाइट्रीफाइंग का मिला के आई थिंक टोटल 10 एग्जाम्पल्स है, सबको ध्यान में रखना, जिसमें से 4 या 5 तो मैंने अभी बता दी। बाकी आपको रीड करते करते जब आप चैप्टर अपने लिए रीड करोगे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, जैसे कि राइजोबियम आई थिंक मैंने बता रखा है, देर इज एलनस वन एग्जाम्पल जो कि इनके लिए है, नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। ये भी मैं ध्यान रख दूं क्योंकि कहीं का कहीं पे याद कर लोगे फिर आप बोलोगे कि मैंने गलत बताया था। सो एलनस है, देन राइजोबियम तो आपको बता ही दिया, देन देर इज वन मोर नोन एज फ्रैंकिया। सो ऐसे मिला के आई थिंक समवेयर अराउंड टोटल सब कुछ मिला के 10 एग्जाम्पल्स होंगे। एवरीवन यू हैव टू रिमेम्बर, उतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा सा नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर कुछ डिटेल स्टडी कर लेते हैं कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है एग्जैक्टली क्या हो रहा है, यानी उन सर्टेन बैक्टीरियाज का जो राइजोबियम होते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास राइजोबियम ही है। राइजोबियम का शेप पता है क्या? कौन से शेप का होता है? अगर नहीं पता लिख लो सब लोग, इट इज रॉड शेप्ड, इट इज अ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। सो अभी राइजोबियम का एसोसिएशन रूट के साथ हो गया, यानी एक रिलेशनशिप में ये चले। अब वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो एग्जैक्टली ये कर क्या रहे हैं? एक तो ये अपने लिए स्पेस बना रहे हैं, तो यानी वो जो स्पेस बना रहे हैं उस स्पेस में क्या हो रहा है कि वो अपना पर्सनल जो वर्क है वो कर रहे हैं। इनके स्पेस बनाने की वजह से, मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाती हूँ, इनके स्पेस बनाने की वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो इनकी वजह से जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा दैट इज नॉड्यूलेटेड, सो इसीलिए उसको हम रूट नॉड्यूल्स बोलते हैं। सो ये एज एन आउटग्रोथ आपको दिखता है। आउटग्रोथ मतलब ऐसा लगता है कि रूट्स है प्लस बाहर की तरफ कुछ ना कुछ एसोसिएशन है, एंड वैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। तो जहां पे भी आउटग्रोथ हो या बाहर की तरफ कोई प्रोजेक्शन हो, इट मींस दैट इज द नॉड्यूल ऑफ द रूट, अगर रूट ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ये सारी चीज जो होंगी इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी जो नोड्यूल्स होते हैं, अगर आप अपीयरेंस वाइज देखो इनको, अगर अपीयरेंस वाइज देखो इनका अंदर की साइड अगर आप डिसेक्ट करोगे, सो दे आर गोइंग टू अपीयर, आफ्टर डिसेक्टिंग अंदर से दे आर गोइंग टू अपीयर रेडिश इन कलर फ्रॉम सेंटर। सेंट्रल पार्ट अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको रेडिश इन कलर दिखेगा, या फिर पिंकिश कह लो, इधर रेड और पिंक, कुछ ऐसा कलर आपको दिखेगा। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे एक लेग हीमोग्लोबिन यानी लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हीमोग्लोबिन नहीं है, काइंड ऑफ अ कैरियर प्रोटीन है जो कि वो सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। सो व्हाट दे प्रोड्यूस लेग हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन जहां भी होगा, हमारी बॉडी में भी हीमोग्लोबिन है तो उसका कलर क्या होता है? रेड कलर। सो ये अपने रेड पिगमेंट की वजह से जाना जाता है। सो ये कौन सिक्रीट कर पा रहे हैं? जो भी बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स उस रूट के साथ एसोसिएटेड है वो सिक्रीट कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो नोड्यूल्स है उनका कलर भी आपको पिंकिश और रेडिश कलर दिखेगा। सो दे आर नथिंग बट द कैरियर प्रोटीन्स। ये कैरियर क्यों बनना है इनको? क्योंकि इन्हीं को एट द एंड हाइड्रोजन H+ आयन को लेकर जाना है और इनको डायरेक्शन प्रोवाइड कराना है, ताकि इधर से उधर कुछ भी मूवमेंट ना हो पाए। प्लस क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रॉपरली एक बेस प्रोवाइड कर सके, बाइंडिंग बेस प्रोवाइड कर सके नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, क्योंकि वो गैसियस कंपोनेंट है। दैट्स व्हाई। सो दीज आर द रोल्स which is there in the symbiotic association. इतनी बात समझ में आई? Yes.
ओके नाउ अगर ये चीज समझ में आई, लेट मी जस्ट शो यू द डायग्राम. मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली आपकी बुक में क्या डायग्राम यूज किया गया है एंड हाउ इट इज यूजफुल. तब आपको शायद बेटर समझ में आएगा. कुछ बच्चों ने ऑलरेडी, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की है, दे ऑलरेडी नो दिस डायग्राम. जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको मैं बस नोटिस करवा रही हूँ कि एग्जैक्टली ये डायग्राम में क्या है, रीड करना कैसे है इस डायग्राम को. सबसे पहला ए जहां पे लिखा है वो चीज पे आप ध्यान दो कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं. यहाँ पे नॉर्मल रूट, उनका हेयर और आजू बाजू में सॉइल पार्टिकल्स प्लस उनके बीच में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये चीज उन्होंने लेबल की. दिस इज द नॉर्मल रेगुलर कंडीशन. अब उस बैक्टीरिया को भी सरवाइव करने के लिए कोई होस्ट चाहिए, उनको कोई ना कोई होस्ट चाहिए, उनको घर चाहिए. तो दे आर सर्चिंग द हाउस, वो घर ढूंढ रहे हैं. ढूंढते ढूंढते व्हाट दे कंसीडर्ड कि रूट हेयर इज द राइट पाथवे, क्योंकि रूट हेयर्स में क्या है, ओपनिंग है. ओपनिंग किस लिए है? कैपिलरी एक्शन, प्लांट वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए. उनके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता हो जाता है और वो उसी रास्ते से बैक्टीरिया प्लांट के अंदर जाने की कोशिश करता है. तो वो एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे देखो एक्यूमुलेट हो गए नियर बाय रूट हेयर. और रूट जो है, वो रूट हेयर का हुक लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है. अब इसी में क्या होगा, यहां से बैक्टीरिया अंदर की तरफ मूव करने लगेगा. सो इट इज इन्फेक्टिंग द एरिया राइट नाउ. और ये इन्फेक्ट होने के बाद वो अंदर के जो भी सेल्स है वो वहां पे अपना घर बना लेंगे, उन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करने लगेंगे. दे विल बी मोर कंफर्टेबल, मोर एंड मोर कंफर्टेबल. उनको तुरंत ही न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और प्लस उनके मेटाबॉलिज्म की वजह से जो नाइट्रोजन अवेलेबल करवा रहा है, मींस जो अमाइनो फॉर्म या नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन अवेलेबल करवा रहा है बैक्टीरिया, वो प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ना ही वो बैक्टीरिया प्लांट का नुकसान कर रहा है, ना ही प्लांट को कोई, ना ही प्लांट बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई फाइट कर रहा है. सो दिस इज हाउ रूट नोड्यूल्स एंड वर्क हैपेंस. ये है इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन. जो भी आप ये है, नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, इट इज नथिंग बट अबाउट दिस ओनली कि उनका अप्रोच कैसा हुआ और क्यों हुआ. नेक्स्ट डायग्राम, जो नेक्स्ट पार्ट आपको शो करना है, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन, कि कैसे नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, बैक्टीरिया काम कैसे कर रहा है. अभी आपको एंजाइम के बारे में बताया हुआ है, नाइट्रोजनेज एंजाइम. अब जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, लेफ्ट साइड वाला फिगर देखो, दिस इज द एंजाइम. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है. सो ये हो गया एंजाइम, और जो नाइट्रोजन इस पे बाइंड होगा, जो कहीं मूव नहीं कर पाएगा, एंजाइम एक्ट, सॉरी नाइट्रोजन एक्ट करेगा सबस्ट्रेट की तरह. तो एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन यहाँ पे हो गया. अब जब ये रिएक्शन होगा, अब इनका होगा रिडक्शन. रिडक्शन मींस प्रोटॉन ऐड होंगे. अगर प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं यानी हाइड्रोजन ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे लेकर आए और इन नाइट्रोजन के साथ इंट्रोड्यूस कर पाया. फर्दर रिएक्शन, रिडक्शन होता रहा. तब तक होगा जब तक तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ बाइंड नहीं हो जाएंगे. और जैसे ही वो बाइंड होंगे, जो एंजाइम है उसका काम हो जाएगा. वो बस प्लेटफॉर्म का काम कर रहा था, उसका काम खत्म. वो रिलीज हो जाएगा और फिर से दूसरे नाइट्रोजन को बाइंड करने के लिए चला जाएगा. सी, यू कैन सी द एरो, ये रिलीज हुआ और ये एरो जो है यहाँ पे फिर से दूसरे काम पे अपना लग गया. और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अमोनिया देता जा रहा है. तो अमोनिया जो प्रोडक्ट है वो प्लांट को मिल गया ताकि उसका आगे मेटाबॉलिज्म हो सके. उसी अमोनिया को यूज करके अमाइनो एसिड बनाएंगे, उसी अमोनिया को चेंज करके नाइट्रेट बनाएंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे, या दूसरे फॉर्म के कंपोनेंट्स बनाएंगे, या सम अदर प्रोटीन्स में भी. तो वो प्लांट्स के ऊपर है कि उनको अब उस अमोनिया को कहाँ और कैसे यूज करना है. इतनी बात समझ में आई दोनों डायग्राम में? कोई डाउट? Any doubt? No? Okay. If there is no doubt, let's move on. बस एक लास्ट पोर्शन रह गया है, उसी अमोनिया का फेट जो मैंने आपको बताया, वो फेट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके के फेट के बारे में बात करें. यानी इस फेट ऑफ अमोनिया में, जब, क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म के अंदर ही सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो एग्जैक्टली इस अमोनिया का होगा क्या.
सो दो प्रॉपर मेथड्स है, दो चीज होगा, एक तो होगा रिडक्टिव अमाइनेशन। सबसे पहले जो पहला फेट है दैट इज रिडक्टिव अमाइनेशन। अब एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, यानी इस अमोनिया का इस तरीके से इंटरैक्शन होगा एक अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ, यानी अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा विद द यूज ऑफ सम एनर्जी, मोस्टली NADP। देन ये इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू ग्लूटामाइन। देन ये जो चीजें हो रही है, ग्लूटामाइन एग्जैक्टली जो बन रहा है, सो ग्लूटामाइन बेसिकली क्या है, वन ऑफ द अमाइनो एसिड। तो यानी पहला फेट है एक इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड बनाने के लिए जो कि प्लांट के लिए इसेंशियल है, इसेंशियल इन प्लांट्स। ये एक चीज बन गई। सो यहाँ पे ये एक इनका इंपॉर्टेंट फेट हुआ। दूसरा होगा ट्रांसअमाइनेशन। अब ट्रांसअमाइनेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, ट्रांसअमाइनेशन में एस्पार्जिन नाम का कंपोनेंट बन रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे कि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, यानी अगर किसी ग्रुप पे या फिर किसी भी टाइप के अमाइनो एसिड ग्रुप पे अमोनिया लगा भी है, सो उस अमोनिया का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, इसीलिए ट्रांसअमाइनेशन कह रहे हैं, यानी ट्रांसफरिंग ऑफ अमोनिया फ्रॉम वन हाइड्रोकार्बन टू अनदर हाइड्रोकार्बन। तो अगर ऐसा चीज हो रहा है, अगर ये सारी चीज हो रही है, मतलब यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है दैट इज ट्रांसअमाइनेज, दैट इज द एंजाइम जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो अमाइनो डोनर से अमाइनो एक्सेप्टर तक उस चीज को मूव करवा रहा है, यानी अमोनिया को मूव करवा रहा है। तो अगर वो उनको मूव करवाएगा तो वो इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बना लेते हैं दैट इज एस्पर्जिन। तो दो कंपोनेंट मिला आपको, पहला है ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन, यानी ये दोनों ही एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्लांट्स में प्रेजेंट हैं। एंड यही अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे फॉर डिफरेंट पर्पस यूज किए जाते हैं। जैसे कहीं पे हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे दूसरे प्रोटीन बनाने की रिक्वायरमेंट है, तो इनको आगे फर्दर यूज किया जाता है। सो दिस इज हाउ दे वर्क। एंड इनका यूज होगा कैसे, इनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा, they will be transported via xylem, ठीक है, स्पेशली xylem vessels, वो इनका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली करेंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इनका अगर रिपीट करो ना, यस, सॉरी, फर्स्ट वाला फिर से रिपीट करो। ओके, क्या समझ में नहीं आया आपको फर्स्ट में, कैन यू एक्सप्लेन? मैम वो पहले की ग्लूटामाइन के पहले की क्या किया? ओके, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एक रॉ कंपोनेंट जो ऑलरेडी प्लांट में प्रेजेंट है। अब जो कीटो ग्लूटारिक एसिड है, ये अमोनिया के साथ, हम फेट ऑफ अमोनिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मींस कि उसका होगा क्या, यानी अमोनिया जो एब्जॉर्ब किया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, इतना बैक्टीरिया के साथ तामझाम हुआ, तो उसके बाद उस अमोनिया का क्या होने वाला है। सो ये जो दो फेट है वो हमने डिस्कस किए। पहले फेट में बस इतना याद रखो, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड यानी एक रॉ कंपोनेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ कोर्स, वो अमोनिया के साथ बाइंड करके ग्लूटामिन नाम का अमाइनो एसिड बना रहा है। तो एक अमाइनो एसिड है ग्लूटामिन। दूसरा है ट्रांसअमाइनेशन, यानी अमोनिया एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे ट्रांसफर होता रहता है। तो वो एक अमाइनो एसिड पे अगर होगा भी तो भी वो उस अमाइनो एसिड से जंप करके दूसरे पे पहुंच जाएगा या दूसरे को अमाइनो एसिड बनाने के लिए रेडी रहेगा। तो इस तरीके से आपको दो कंपोनेंट मिलते हैं, पहला है ग्लूटामिन एंड दूसरा है एस्पर्जिन। तो जो मैंने बॉक्स के अंदर रखा है, एट द एंड आपको नाम वही ध्यान में रखना है, पूछे भी यही जाते हैं। अभी बात समझ में आई आपको? यस मैम। देन बॉटम पे मैंने फंक्शंस उनके रखे हैं। ये दोनों अमाइनो एसिड या तो स्ट्रक्चरल बिल्टअप में काम आएंगे
कहीं पे किसी लोकेशन पे प्रोटीन्स की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे इनका काम बहुत जरूरी है. दैट्स वाई दीज टू आर इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स. और इनका ट्रांसफर कैसे होगा, कैसे वो मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. तो अगर उनका मूवमेंट की बात करें तो जाइलम वेसल इज द मेन पाथवे जिसके थ्रू ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाले. सो दिस इज द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पाथवे ऑफ अमोनिया. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन से हमने शुरू किया, नाइट्रिफिकेशन पे भी ध्यान दिया, डीनाइट्रिफिकेशन देखा, और अभी आपने फेट ऑफ अमोनिया के 2 कॉन्सेप्ट समझे. सो दिस इज द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म. इतनी बात सबको समझ में आई? Yes. Okay, so this is end of your mineral transport. I will suggest everyone take 5 minutes of break. ये लिंक वैसे भी खत्म होने वाला है, इन फ्यू सेकेंड्स ये खत्म हो जाएगा. टेक 5 minutes ऑफ ब्रेक. आफ्टर 5 minutes आप लोग दूसरे लिंक पे ज्वाइन कर लो. जिनको लिखना है एवरीवन राइट इट डाउन. कोई स्लाइड किसी को देखनी है? If not, then it's okay. You can leave the meeting. Everyone, you can leave the meeting.